हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अतिलघुत्तरीय प्रश्न पवन सीरीज के देख लिए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओम में ओ के आगे बना अनुग्रह का चिन्ह क्या है। मतलब यानी कहीं कहीं पे ये अनुग्रह इस टाइप से मिल जाता है और कहीं कहीं पे इस टाइप से और एस की आकार में भी मिलता है। अनुग्रह इसे बोला जाता है और इसका उच्चारण ह्रस्व आ की भांति होता है, ह्रस्व आ की तरह होता है। क्लियर। तो ओम में ओ के आगे बना अनुग्रह है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुप्त स्वर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लुप्त स्वर, यानी ऑप्शन सा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वर्ड का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तालु। ई जो हमारा तालु से उच्चारित होता है। पितृडम, दोस्तों यहाँ पितृडाम होगा। पितृडम पद में कौन सी संधि है? पितृडाम पद में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यड़, दीर्घ। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना नामुक्ता, या ज्ञानेन बिना नामुक्त, या फिर ज्ञानात बिना नामुक्ति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ज्ञानम बिना नामुक्ति, यानी कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्विंशति का अर्थ है, यानी संख्या से ये क्वेश्चन आया है। आपके सिलेबस में 1 से लेकर 100 तक की संख्या से कोई भी संख्या आ सकती है। तो चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16, 124। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्यावाची शब्द एकोनविंशति अंक का वाचक है 19, 20, 21, 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19। ऑप्शन आ राइट। अनुक्त कर्मकारक में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि द्वितीया विभक्ति हमारी होगी। इको यड़च सूत्र है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यड़ संधि का, अयाद संधि का। तो इको यड़च ही हमारा सूत्र है यड़ संधि का। क्लियर। फिर संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, यानी कि 2 होती है। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु में लगते हैं। धातुएं क्या होती हैं हमारी? जो कार्य करने का बोध कराती हैं। क्रिया ही हमारी धातु होती है। क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। और धातुओं के अंत में जो लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, और जो शब्दों के अंत यानी संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं वो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद हैं। तो कितने भेद हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ये तीनों स्वर के भेद हैं। तो उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुप्त स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर होते हैं उदांत, अनुदांत, स्वरित, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो उदांत हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, अनुदांत दीर्घ स्वर कहलाते हैं, स्वरित प्लुप्त कहलाते हैं। जिसमें भी राइट आंसर दा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि के उच्चारण स्थानकृत भेद हैं। यानी इसमें पूछा गया है कि ध्वनि कितने जगह से उच्चारित होती है, कौन कौन से स्थान है। तो कंठ से भी उच्चारित होती, जीह्वा से, तालु से भी होती है, और उपयुक्त सभी। तो यानी तीनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। क्लियर। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 ही होते हैं, शा, 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 हा। फिर है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। तो पाणिनि महोदय ने 14
संस्कृत के सूत्र दिए हैं जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, शिव सूत्र के नाम से जानते हैं, और उन्हीं से पूरी वर्णमाला टिकी है। और माहेश्वर सूत्र की सहायता से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है। संस्कृत में ध्वनियों की कुल कितनी संख्या है? तो 64 राइट आंसर होगा। संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। फिर संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कुल व्यंजन हो जाएगा 39। संस्कृत भाषा में यम कितने हैं? तो यम की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? का, खा, गा और घा, ये 4 यम वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद कितने हैं? तो संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद 2 हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। फिर संधि के भेद हैं अच संधि, हल संधि। अच संधि को ही स्वर संधि कहा जाता है, हल संधि व्यंजन संधि को बोला जाता है, या विसर्ग संधि। तो उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपेंद्र में संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। तो उपेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन आ राइट। यद्यपि में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिच संधि, यड़ संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि। गंगा में संधि है अयाधि संधि, अनुस्वार संधि, स्तुत्व संधि, कोई भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा अंग की मात्रा आ रही तो अनुस्वार संधि हो जाएगी। छत्राप में संधि होगी शोर शेर संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। तो छत्राप यानी छात्रा धन अपि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विसर्ग संधि। पावक में संधि है तो पावक में दोस्तों कौन सी संधि है? अयाधि, गुण, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अयाध संधि। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आवा दोनों, क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास के भेद हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक्सेस द्वंद्व। तो दोनों तीनों होते हैं। तो द आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि बहुब्रीहि समास के भेद हैं समानाधिकरण, व्योधिकरण, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आबा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रातरों में समास है। भ्रातरों में समास है समाहार, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व समास। ऑप्शन बा राइट होगा। फिर विद्या धनम में समास है, यानी विद्या धनम में समास है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। 6 हमारी विभक्तियाँ होती हैं, 6 भेद भी होते हैं। उसके बाद भी है दश आनन यस्य सा समास विग्रह के बाद शब्द क्या बनेगा? पंचानना बनेगा, दशानना बनेगा, गजानना बनेगा या कोई नहीं बनेगा। तो दश आनन यस्य सा यानी 10 आनन हो जिसके, दशानना अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं तो 2 होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शब्द बनते हैं वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, आबा दोनों। तो वर्ण अक्षर दोनों एक ही को बोला जाता है तो आबा दोनों। ऑप्शन सा राइट होगा। संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, प्रोक्त सभी। तो तीनों लिंग होते हैं। फल शब्द में कौन सा लिंग है? तो फल जो है अकारांत पुल्लिंग है ना कि उकारांत है, क्योंकि फल देखो फ धन आ धन ला धन आ। दोस्तों यहाँ पर होना तो चाहिए अकारांत नपुंसक लिंग, बट ऑप्शन में नहीं है क्योंकि फल हमारा नपुंसक लिंग है। फल ना तो स्त्री जात में आता ना पुरुष जात में। शिशु शब्द में
है? इकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, आबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बा राइट होगा, लेकिन यहाँ उकारांत पुल्लिंग होगा, ना कि नपुंसकलिंग। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है? पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम में जो है संबोधन नहीं होता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संस्कृत में अश्मद तथा उष्मद के तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, आबा दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समान होते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन का यानी रूप होगा चतुर्थी विभक्ति में। तो इसमें होगा बालकाय, बालकात, बालकेन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बालकाय। बालकाय चतुर्थी विभक्ति का होगा, पंचमी का बालकात होगा, तृतीय में बालकेन होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नपुंसक लिंग है? बालक, एते, नदी, शर्वा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एते, यानी ऑप्शन बा राइट होगा। उसके बाद है के रूप है, यानी के रूप है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और सर्वनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग का है। धातुओं को संस्कृत में कितने गढ़ों में बांटा गया है? तो धातुओं को संस्कृत में 10 गढ़ों में बांटा गया है। 10 गढ़, यानी 10 हमारे लकार होते हैं। क्लियर। उसके बाद है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है? तो 5 है। मतलब मुख्यतः तो हम लोगों को 5 ही पढ़ने होते हैं, बट अगर कहीं पूछा जाए कि बांटा कितने भागों में गया तो 10। श्रा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा? श्रेयोता होगा, श्रेयसी होगा, भविष्यता होगा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बा, श्रेयोसी। क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा? पश्याव, पश्यावह या पश्यति, पश्यथा या पश्यत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्यावा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा? लभति, लभेत, लभताम या लभेश। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा लभन ताम, यानी ऑप्शन सा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप होगा? अस्ति, इस्मा, आश्मा, आश्वा। तो राइट आंसर हो जाएगा आश्वा, आश्वा। ऑप्शन द राइट होगा। कर्म कारक में विभक्ति होती है? तो हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। विभक्तियाँ हमारी संस्कृत में 6 होती हैं और हिंदी में 8 होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए पवन सीरीज के 1 से लगाकर 51 तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक संस्कृत पढ़ना नहीं स्टार्ट किया वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, पवन सीरीज, राजन सीरीज सब कुछ आपको करवाया जाएगा। पवन सीरीज लमसम आधी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में बाकी भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू क्लास।